लाइफ में हम सब ने ये मंत्रास काफ़ी बार सुने हैं कि गिव अप मत करो और एज सिर्फ एक नंबर है और मेहनत करो मगर फल की चिंता मत करो। पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को एक्चुअली मानते हैं और लाइफ में एक्सेल कर जाते हैं। आज हमारे साथ हैं ऐसी ही एक एथलीट, इंडियन शूटिंग की लेजेंड तेजस्विनी सावंत। उनसे बात कर रहे हैं उनकी स्टोरी के बारे में, कैसे वो डिसअपॉइंटमेंट्स को हैंडल करती हैं और उनके शूटिंग में आगे के होप्स क्या हैं और इंडियन शूटिंग का फ्यूचर किस तरह से दिख रहा है उन्हें। अगर आपको हमारी ये एथलीट की स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। लेट्स गो। Ladies and gentlemen, Ms. Tejaswini Sawant, welcome to In Focus, ma'am, and thank you for being here. थैंक यू। So, अभी जैसे अभी एक नेशनल जॉयस माहौल बना हुआ है अराउंड द टोक्यो ओलंपिक्स, तो थोड़ा सा आई टेक यू टू दैट आल्सो। अभी हम लोग मेडल विनर्स को काफी सेलिब्रेट कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी डिजर्व, करना भी चाहिए, करना भी डिजर्वेडली चाहिए। सो, जरूर। डिजर्वेडली सो। But there has been a slight extreme reaction on the other end for people who didn't do as well as people were expecting. So in such a scenario, what are your thoughts on that? Like, don't you think it's going a little too much, especially with the shooting department? या हाँ, थोड़ा सा हुआ है, लेकिन मैं ये भी मतलब मैं दोनों साइड से बोलना चाहूंगी, क्योंकि एज अ इंडियन, एक नागरिक के हिसाब से अभी वैसे भी थोड़ा पैंडेमिक है तो सबका ध्यान क्रिकेट इतना हो नहीं रहा है, तो हाँ ऑब्वियस है। और हमारे स्पोर्ट को भी अच्छे से ग्लैमर दे रहे हैं, सारे स्पोर्ट्स को, मतलब जी क्रिकेट छोड़ के बाकी अदर स्पोर्ट्स को। तो हाँ, मुझे लगता है कि उल्टा ये मैं पॉजिटिवली लेती हूँ कि लोगों को अभी हमसे अपेक्षा है, वो चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, हमारे हमसे हम हमेशा ही मेडल के साथ ही वापस आए। तो ये उनका जो एक्सपेक्टेशंस है, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हाँ, ओलंपिक बहुत अलग लेवल का कंपटीशन है, वहाँ का टेंशन खुद के, मतलब मैं बोलना चाहूंगी कि लोगों का एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खुद का एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, कि ये मैच में मुझे कुछ करके दिखाना है और मुझे मेरा फ्लैग वहां चाहिए, ये आई एम डैम श्योर मैं लिख के दे सकती हूँ कि हर एक एथलीट ने यही सोच के, इसी सोच के साथ वो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत बढ़ाया, और जी उसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आया। कुछ लोगों का आया और बहुत सारे लोगों का नहीं आया। तो हाँ, ये दोनों साइड से है कि उनकी तरफ से वो सही है एज एन एथलीट, हाँ हम भी सही है कि हमने वहां जाके कोई मौज मस्ती करके, हम टाइम पास करके तो obviously आए नहीं है। obviously वहां जाने तक हमने बहुत मेहनत ली है, कितने साल हमने अपने लाइफ के वहां उसके लिए दिए हैं, हर जी पल दिया है। तो ऑब्वियस है कि वहां जाने के बाद भी हम यही चाहते थे कि हमारा वहां पे बेस्ट परफॉर्मेंस हम दे पाए, जिससे कि हम अपना तिरंगा वहां देख पाए और हमारी वजह से वो वहां तिरंगा वहां लहराया, ये खुशी हम फिर से एक बार महसूस कर पाए। लेकिन समहाउ थोड़ा बैड लक किया, वो प्रेशर हम सब, बहुत सारे प्लेयर्स हम हैंडल नहीं कर पाए और वो नहीं कर पाए। तो ये दुख भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ भी कोई नहीं ओलंपिक खेल के आए, ये खुशी के साथ तो कोई भी नहीं आया। अगर आप लोगों ने definitely पीएम सर के साथ जो जी इंटरेक्शन था, जी वो जिन लोगों ने भी देखा है उन सबको पता है कि वहां पे खड़ा, जिन मतलब जो एथलीट के पास मेडल नहीं है, वो हर एक एथलीट दिल से बहुत दुखी था। बस वो पीएम सर का फंक्शन था और हमें जाना जरूरी था, वो जी प्रोटोकॉल है इसलिए हम लोग वहां थे। अदरवाइज आई एम डैम श्योर सारे आके बहुत रोए होंगे मैच के बाद, अपने रूम पे आके हर एक प्लेयर रोया है, डेफिनेटली आई क्योंकि मीन हर एक का वो ड्रीम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सबसे बड़ा स्टेज है, सारे सारे और देश की एक्सपेक्टेशन है, लाइक जैसे आपने बोला। जी पर ऐसे में जो यंग एथलीट्स हैं, आप स्पोर्ट के साथ काफी टाइम से एसोसिएटेड हैं जी आपने, हर एथलीट अभी जिनसे भी बात की है मैंने इन द रीसेंट टाइम, सब यही बोलते हैं कि जितना मर्जी लंबा करियर देख लो, आपके बुरे दिन हमेशा अच्छे दिन से ज्यादा होंगे। तो जी ऐसे में एक यंग एथलीट को क्या दिमाग में रखना चाहिए व्हेन ही और शी इज कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन? अ, मैंने अपने टीम में बहुत लोगों को देखा है, और मुझे अभी भी याद है वो पल बहुत खराब थे कि मैं अपने मैच के पहले उनको मोटिवेट करने बैठी थी और मुझे बहुत दुख हो रहा था उनके लिए, जी क्योंकि
मेरा शूटिंग करियर 21-22 साल का है, वो बच्चे 21-22 साल के हैं। इतने जी छोटे उम्र में मैं उनको वही मोटिवेट कर रही थी। और नॉट ओनली शूटर्स, मैं हर एक एथलीट से ये कहना चाहूंगी कि हमें पता है कि एज अ प्लेयर भी छोड़ो आप, एज अ ह्यूमन बीइंग भी अगर आप 365 डेज हम साल का पकड़ते, साल का भी छोड़ो, एक महीना पकड़ लो, 30 या 31 डेज में आप सच्ची में दिल से कितने दिन खुश रहते हो, जी और उसमें से कितना टाइम हम जो चीज हमारे पास नहीं है वो पाने के लिए कुछ काम करते हैं, या ये मुझे चाहिए इसके बारे में हम सोचते हैं। तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि अच्छे पल बहुत कम है, उसे एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वो कम होते हैं। तो एथलीट के लाइफ में भी ये होता है कि आप हर मैच हमेशा नहीं जीत सकते। मैं हर एक एथलीट के लाइफ में अप एंड डाउन्स हमेशा रहते हैं। कोई भी अप हमेशा के लिए नहीं होता है, और कोई भी डाउन हमेशा के लिए नहीं होता बिल्कुल है। ये आप हमेशा याद रखो। अगर आप ऊपर गए हो तो नीचे भी आओगे, उसके लिए रेडी रहना। जब आप जी ऊपर हो तब भी रेडी रहना कि मैं, मेरा परफॉर्मेंस इस लेवल तक नीचे ना आए कि मैं ऊपर ही ना आ पाऊँ, इस लेवल तक आए कि हाँ मैं यहाँ से वापस जोश के साथ ऊपर आ पाऊँ। तो उस हिसाब से आपको खुद को मेंटली और फिजिकली रेडी रखना है। और इसके मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली अपने इंडिया में क्रिकेट लैंग्वेज बहुत इजीली समझ में आती है जी लोगों को। जी तो क्रिकेट लैंग्वेज में अगर मैं बोलने जाऊं तो सचिन तेंदुलकर सर बहुत ग्रेट है, लेकिन उन्होंने हर मैच में 100 नहीं किया है। बिल्कुल कितने सारे मैचेस में वो जीरो पे भी आउट हुए हैं, और बिल्कुल कितने सारे मैचेस में 49 एंड 99 पे भी आउट हुए हैं। जी तो ये लाइफ है। और मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाए तो स्ट्रेट लाइन हमेशा डेड का सिग्नल होता है। इट्स ओके, जी इट्स नाइस कि वो अप बिल्कुल डाउन हो रहा है। तो आई बिल्कुल थिंक हर सिचुएशन को हमें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। मतलब अभी मैं जो परफॉर्मेंस देख के आई हूँ, मैं एकदम भी खुश नहीं हूँ, मैं बहुत रो चुकी हूँ खुद जी मैच के बाद। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन सुबह से मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि फाइन ये ओलंपिक के बाद मैं कुछ और प्लान कर रही थी, लेकिन अब मैंने वो सब छोड़ दिया कि नहीं, अब मैं नेक्स्ट ओलंपिक खेलूंगी, अच्छा मुझे करना ही है। तो यस, सारे अगर मैं इस एज में आके अगर मैं ये सोच सकती हूँ तो यंग एथलीट्स को तो सवाल ही नहीं, वो बिल्कुल तो आराम से कर सकते हैं, उनके पास बहुत साल है अभी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी जर्नी के बारे में अगर बात करें, आपका शुरुआत एनसीसी के साथ हुआ था शूटिंग जी का। जी। वो एज अ प्रैक्टिस शुरू हुआ या पहले से कुछ इंटरेस्ट था इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में? इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में मेरा कोई इंटरेस्ट वैसे नहीं था तब, क्योंकि मैं वैसे भी कोल्हापुर से हूँ, जहाँ अभी भी लोग उसे छोटी सिटी बोलते हैं, कुछ लोग जी तो गांव ही बोलते हैं। मैं फिर भी बोलती हूँ कि नहीं, छोटी सिटी है, गांव नहीं है एकदम। और वहां पे 21 साल पहले आप सोच सकते हो कि शूटिंग इतना था ही नहीं। अभी बिल्कुल हम सब जानते हैं शूटिंग को, तब वहां इतना जानते नहीं थे। लेकिन घर से बहुत था कि आपको करियर करना है, कोई कुछ ना अच्छा कुछ आपको करना है। तो डैड मॉम की फोर्स की वजह से या उनके सपनों की वजह से हम लोगों ने कुछ ना कुछ सोचा था। हम 3 बहनें हैं, तो हम जी बचपन से सोचते थे कि कुछ क्या करेंगे। तो मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना था। कोई भी हो, डिफेंस का हो या पुलिस का हो, लेकिन मुझे यूनिफॉर्म पहनना था, मुझे उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो ये सोचा था कि मैं एजुकेशनली बहुत ज्यादा शार्प नहीं हूँ कि मैं 95 और 98% मेरे कभी भी नहीं आए। तो मुझे था कि स्पोर्ट और एनसीसी मुझे थोड़ा सपोर्ट करेगा, और शायद मैं एसएसबी थ्रू कहीं पे इन हो पाऊँ। जी इसलिए मैंने एनसीसी लिया था, और मैंने अच्छा स्पोर्ट बास्केटबॉल खेलती थी मैं पहले अच्छा स्कूल कॉलेज अच्छा में। अच्छा तो उसकी वजह से एनसीसी में आई, और फिर वहां से थोड़े से अलग अलग घटनाएं घटी, और उसकी वजह से फिर मैं शूटिंग स्पोर्ट में आई। ओके तो जब शूटिंग एज अ स्पोर्ट पक्का से स्टार्ट कर दिया, जब डोमेस्टिक सर्किट फिर नेशनल सर्किट पूरा, तो ऐसे जब व्हेन यू वर कमिंग अप द रैंक्स, तो उस टाइम पे सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे? बिकॉज उस टाइम पे एज अ स्पोर्ट इतना ज्यादा नहीं था, पॉपुलैरिटी कह लो या सपोर्ट कह लो या जो भी। जी। तो उस टाइम पे चैलेंजेस क्या थे सबसे ज्यादा? सबसे बड़ा चैलेंज तो था कि मैं इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब फिर भी हूँ, तब एकदम भी नहीं थी। और डैड जॉब छोड़ के हमारे लिए, अपना जॉब छोड़ के हमारे साथ रहना था, इसलिए उन्होंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें वो लॉस में गए। तो पूरा हमारा बहुत ही बुरी कंडीशन थी। उसमें भी हम 3 बहनें, और हम जी तीनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक एक अच्छा 1.5 1.5 साल का डिफरेंस है। तो तीनों मतलब एकदम यंग, शादी की एज में आ रहे। और मैंने मैंने स्टार्ट ही मेरे 21 साल में किया था। तो वो थोड़ा ये था कि
मतलब ये एज में शादी कर देते हैं लोग, और मेरा करियर जस्ट स्टार्ट हुआ था तो रिलेटिव्स बोलते थे कि शादी कर लेनी चाहिए, और घर वालों से था कि करियर बनाना है। हाँ जी। और ये स्पोर्ट थोड़ा सा वैसे कॉस्टली है, मतलब वेपन मेरी खुद की नहीं थी, जो सर की मैं यूज कर रही थी वो यूज करने के लिए देते थे, लेकिन फिर भी पैलेट किट या इवन आना जाना जी, कंपटीशन का, ये जी, सब मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला काम था। तो 2-3 बार तो मैंने ऐसे बोला था कि ये मुझसे नहीं होगा, कि मैं हमारे पास पैसे है नहीं और हम लोगों से मांग के मैं खेल रही हूँ और मुझसे ये होगा नहीं, करके मैं ऑलमोस्ट छोड़ चुकी थी 2-3 बार। लेकिन हर बार मेरी मम्मा ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था, और उन्होंने बोला था हमेशा कि आप अभी जो इतना ले रहे हो ना, लोग जितना आपको हेल्प करे, आप इससे कई गुना ज्यादा उनको दे सकते हो, समाज के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी इसकी जरूरत है और ये करना है। हाँ तो जी। मेरे लिए वो मेंटल प्रेशर जो था वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मतलब क्योंकि कोल्हापुर और कोल्हापुर के हर एक लोगों ने, हर बहुत सारी संस्थाओं ने मुझे आउट ऑफ वे जाके भी हेल्प की है, एकदम ग्रास रूट लेवल पे। और उनकी वजह से आज तेजस्विनी सावंत यहाँ खड़ी है। तो मैं उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो हेल्प वो सबको करते हैं, मुझे भी जी, की। लेकिन तब मेरे फैमिली को जो मेरी जरूरत थी या मुझे जो करना चाहिए था वो मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे ये करना था। जी। तो वो जो मेरा खुद का अपने दिल के साथ मन में जो स्ट्रगल चल रहा था वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो ऐसे में फिर वो स्ट्रगल को ओवरकम करने में किसने सबसे ज्यादा हेल्प की? आई एम प्रीटी श्योर आपके मदर ने। मेरी मदर, मेरे डैड, क्योंकि डैड हमेशा मदर को सपोर्ट करते थे, और मेरी बहनें, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि मैं हेल्प लेके अपना कंपटीशन खेलती जी। थी, तब मेरी दोनों छोटी सिस्टर्स कोई ना कोई जॉब करती थी, अच्छा। और बहुत कम सैलरी में। मैं मतलब मुझे बताने में भी अभी बुरा लग रहा है कि उनके लिए वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी वो अपने अपने करियर में अच्छे जगह पे जी, है, तो मुझे वो बताना नहीं, लेकिन तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरी दो छोटी सिस्टर्स इतनी कम सैलरी पे जॉब करके घर पे हेल्प कर रही है, और मैं कंपटीशन खेलने चली जा रही हूँ वहां पे, इतने पैसे उड़ा के आ रही हूँ। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो उड़ा के आ रही हूँ यही होता था वर्ड, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट थी मेरी कि अब हाँ मैं जी। यहाँ हूँ। नहीं, आप इस टाइप के चैलेंजेस, इस टाइप के सैक्रिफाइसेस से ही एक एथलीट बनता है। एंड आई आई थिंक द एंटायर कंट्री, पूरा देश इस चीज के लिए ग्रेटफुल है टू योर फैमिली, टू द पीपल हु हाँ सपोर्टेड यू। जी। नेशनल सर्किट में तो आपने अच्छा परफॉर्म किया जब जैसे ही स्टार्ट किया था, शुरू शुरू से ही। फिर आई थिंक 2004 में पहला इंटरनेशनल कंपटीशन में मेडल जब आया, जी। वो जो जंप था नेशनल से इंटरनेशनल कंपटीशन और वो मेडल, वो कितना बड़ा जंप था, और फिर उसके बाद कैसा रहा? एक्चुअली मैं सच बताऊं तो तब भी मुझे शूटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अच्छा। तब मेरा 24 इयर्स, मतलब आप सोच सकते हो कि मेरा कॉलेज का बहुत मस्त वाला टाइम चल रहा जी। था, मेरे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना और ये सब मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। और तब 2004 में ओलंपिक था, तो ओलंपिक में पहले 3 नंबर नहीं जा सकते थे, उनको अपनी अच्छा। ओलंपिक की तैयारी करनी थी, अंजू दीदी, सुमा दीदी और दीपा दीदी। तो फिर उन्होंने 4, 5, 6 नंबर्स को भेजा, और मैं 4 या 5th नंबर पे थी तब, मुझे तो अच्छा। वो भी याद नहीं कितना था। और वो कंपटीशन आया तब मैं इतना शूटिंग में इतना दिलचस्पी नहीं ले रही थी, मम्मा की फोर्स की वजह से, जस्ट वो चल रहा है ऐसे चल रहा अच्छा। था। तो क्योंकि उस टाइम पे भी मुझे शूटिंग करियर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, और वो पॉलिटिक्स या वो जो भी मुझे प्रॉब्लम्स है उससे मैं मतलब, यार ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं इस पे कंट्रोल जी। नहीं कर सकती, या मैं कितना भी अच्छा करूं इसके साथ मैं नहीं लड़ सकती, क्योंकि हाँ ना जी। इकोनॉमिकल स्ट्रांग हूँ ना पॉलिटिकल स्ट्रांग हूँ, तो मुझे पता था कि इससे मैं लड़ नहीं पाऊंगी। जी। इसलिए मैंने वो दिमाग से निकाल दिया था, लेकिन मेरी मम्मा उसे एकदम दिमाग से नहीं निकाल रही थी। तो उन्होंने मुझे लालच दिया था एक्चुअली, कि आप एक इंटरनेशनल खेलो, फिर अच्छा। आप जो बोलोगे करना है, नहीं खेलना है तो मत खेलो, छोड़ दो। ओके। और जैसे ही वो लेटर आया तो मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे अभी भी याद है, मैं कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ थी, और मेरे फ्रेंड के पास मोबाइल था, उनके वहां पे वो मैसेज आया था मम्मा का कि जी। जल्दी कॉल बैक करो। तो मैंने 1 रुपए कॉइन के बॉक्स से वो फोन किया था कॉलेज हाँ से। जी। तो उन्होंने बोला तुम्हारे नाम का ऐसे ऐसे लेटर आया है, और तुम इंटरनेशनल जा रही हो सैफ गेम्स के लिए। हाँ जी। और तब मुझे सैफ गेम्स और ये सब पता भी नहीं था, बस मुझे इतना था कि इंटरनेशनल मिली तो चलो फाइनली मेरे सर से ये अभी खत्म हो जाएगा। हाँ जी। तो मैं ये खुशी में बहुत ज्यादा खुश थी कि अब मुझे मम्मा फोर्स नहीं करेंगे, मैं ये एक इंटरनेशनल खेल के आऊंगी और मम्मा को बोलूंगी बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ और करने दो। तो कंपटीशन तो मैं खेल के आई तब,
पाकिस्तान में थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कभी भी ना भूलने वाले बहुत सारी यादें हैं मेरे पास अभी भी वो मैच की। और उसके बाद जब मैं आई, 3 गोल्ड मिला मुझे। हाँ जी। मैं फोर्थ रह गई फाइनल में। तो मैंने बोला मम्मा को आके कि ये रहा आपका मेडल, एक इंटरनेशनल बोला था और ये बात खत्म हो गई अभी। ओके। तो मम्मा ने मुझे तब सुनाया कि, क्योंकि मम्मा भी मेरी स्टेट लेवल की प्लेयर है, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट प्लेयर है। तब तक उन्होंने अच्छे से जानकारी ले ली थी और वो बहुत शार्प है, मतलब हाँ डैड जी। इतना डीप नहीं जाते थे मेरे स्पोर्ट में, लेकिन मम्मा कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। उन्होंने बोला नहीं, मैंने वो जानकारी ली है, इसे कोई इंटरनेशनल नहीं बोलते, ये तो 7-8 कंट्रीज खेलते हैं और उसमें इंडिया हमेशा ही एक नंबर होता है। आपका तो इंडिविजुअल मेडल नहीं आया, यही आपके लिए शर्मनाक बात है बाप रे। कि अगर इंडिया टॉप पे रहता है और आप मतलब इंडिया के लिए एक इंडिविजुअल मेडल नहीं लेके आए, तो टीम मेडल का तो आप मुझे बताओ नहीं। एक रिकॉग्नाइज, फिर उन्होंने वो वर्ड यूज करना शुरू किया, एक रिकॉग्नाइज अच्छी इंटरनेशनल खेल के आओ, हाँ फिर जी। बात करेंगे क्या करना है। जी। तो ओके फाइन, तो 2000 वो मैच के बाद तो मेरा परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा आ रहा था, तो मैं टीम में इन हो गई। तो फिर कैंप में और ये सब मेरा चालू हो गया, फिर मुझे कैंप में जाने तक का खर्चा खुद का है, बाकी फिर गवर्नमेंट करता था, जी। तो मेरा बहुत सारा हेल्प हो रहा था वैसे ही। जी। और 2005 में फाइनली मुझे अपने, मतलब एक तो मुझे फर्स्ट एमक्यूएस में खेलने को मिला, वो भी ऑन पेमेंट कंपटीशन था, क्योंकि अंजू दीदी कोई एक इशू की वजह से नहीं आना चाहते थे और मैं फोर्थ थी, तो फिर मैंने ऑन पेमेंट 1-2 मैच खेला इंटरनेशनल। जी। फिर भी बोला कि वो तो ऑन पेमेंट है, वो नहीं चलेगा। वर्ल्ड कप खेला, फिर भी बोला समझ। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऑन पेमेंट है, वो नहीं, अच्छा। टीम में खुद के दम पे जाके करना है। तो ओके। 2005 में ही मुझे फर्स्ट इंटरनेशनल मेरे दम पे मिला, मेरे हम्म। स्कोर पे मिला, एशियन एयरगन चैंपियनशिप। जी। और उसमें मैंने इंडिविजुअल सिल्वर और टीम गोल्ड लिया। लेकिन तब मैं जब आके मैं आई थी वो मेडल्स के साथ या वो ट्रॉफी के साथ, तब मैं पूरी चेंज हो गई थी, समझ गया। क्योंकि तब पता चला कि क्या है। और ऐसा वो सिल्वर भी मेरा बहुत ही अ, मेरा एक बहुत सिली मिस्टेक या बहुत ही फालतू, मैंने ऐसे सजा के गोल किसी और को दे दिया, ऐसे कंडीशन में मैंने वो बहुत गंदा मैच खेला और उसमें उसकी एक शॉट की वजह से गया। तो अच्छा। उसके बाद मुझे जो मेरे सारे सीनियर्स ने, मतलब अंजू दीदी ने खुद ने मुझे ये बताया, बोला, और मेरे नेशनल कोचेस जो थे उन्होंने जो मुझे बताया कि तुमने ये क्यों किया, मतलब तुम्हारा एक शॉट हमें गोल जिता सकता था। हाँ तो जी। मुझे था कि हाँ गोल जिता सकता था इतना ही, लेकिन जब अंजू दीदी ने बोला कि तुमने चाइनीज को मतलब उसको क्यों छोड़ा तुमने मेडल, वो नहीं छोड़ना चाहिए था ऐसे। हाँ जी। तब वो जो उनके मुंह से वो जो सेंटेंस आया था, वो मुझे यहाँ पे दिल पे इतना जोर का लगा था कि हाँ यार, उनके लिए मैंने क्यों छोड़ा, मेरा फ्लैग सही। आता वहां पे, मेरा मेरा राष्ट्रगीत बजता वहां पे। उसके बाद से मैं पूरी चेंज हो गई कि नहीं, अभी मुझे वही चाहिए। फिर उसके अच्छा। बाद जो मैंने फर्स्ट लिया वो 2006 जी। कॉमनवेल्थ गेम्स। और तब वो पहली बार जो मैंने महसूस किया कि टीम गोल्ड तो आते रहते थे, टीम गोल्ड में भी हमारी राष्ट्रगीत की धुन बजती थी, जी। लेकिन उसमें जितना प्राउड फील नहीं हुआ, उससे ज्यादा मुझे प्राउड फील हुआ जब मैंने इंडिविजुअल गोल्ड जीता हाँ। कॉमनवेल्थ में। और कॉमनवेल्थ में जब हम कैंप के लिए जाते थे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आ चुके थे कि कैसे ट्रीट करते हैं ऑस्ट्रेलियंस इंडिया को, अच्छा। इंडियंस को कैसे ट्रीट करते हैं। एक दो बार तो हमने उन्होंने जिस तरीके से हमसे बात की थी बस में और इसमें, तो वो बहुत गंदा लगता था कि हम्म। आप लोग ऐसे कैसे हमसे बिहेव कर सकते हो, ऐसे कैसे बात कर सकते हो। हम्म। तो फिर उस कंट्री में जाके अपने राष्ट्रगीत की धुन बजा के सबको ऐसे खड़े करो, फिर वो सारे ऐसे देख रहे हैं अपने फ्लैग को और चुपचाप से खड़े हैं समझ। अपने राष्ट्रगीत की धुन पूरी खत्म होने तक। वो जो फील आया और वो जो तिरंगा अपनी वजह से वहां गया, ये जो प्राउड फील हुआ ना, उसके बाद से भी मतलब पूरा लाइफ ही चेंज हो गया मेरा। फिर उसके बाद से अब तक मेरा, मुझे उसके अलावा कोई भी चीज मेरे ऊपर नहीं है, मतलब मेरे लिए कोई भी चीज उसके ऊपर आ ही नहीं पा रही है। तो आई थिंक जैसे मैंने पहले भी बोला था, द होल कंट्री इज थैंकफुल टू योर मदर। उन्होंने इतना पुश किया और उन्होंने सैफ को इंटरनेशनल टूर्नामेंट ही मानने से मना कर दिया। आई एम रियली ग्लैड दैट हैपेंड, ऑनेस्टली स्पीकिंग। नहीं, मैं खुद भी अभी यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। अब मुझे भी लगता है कि नहीं, सैफ में कोई अगर मेडल लेके आता है तो मुझे लगता है नहीं, आप सैफ का बात मत करो, आप आपके इवेंट का कोई अच्छा इंटरनेशनल की बात करो। तो उसके बाद फिर काफी अलग अलग कॉमनवेल्थ में, एशियन में, वर्ल्ड कप्स में मेडल्स आए, इंडिविजुअल टीम सब। बट वो ओलंपियन वाला टैग इतने इतने से मिस होता रहा।
तो वो जो एक डिसअपॉइंटमेंट आ रहा था, मतलब 4 साल अच्छे निकल रहे हैं बट 4 साल में एक बार ऐसा डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, फिर 4 साल अच्छे निकल रहे हैं फिर एक ऐसा डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, तो उसको ओवरकम कैसे कर रहे थे आप? एक्चुअली हर एथलीट के लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन 2008 में और 12 के लिए मैंने सच्ची में जी जान से मेहनत की थी कि मुझे कोटा चाहिए चाहिए। और मैंने 3-4 बार, मतलब कभी सेम स्कोर पे, कभी एक स्कोर से, मतलब एक पॉइंट से मेरा 396 हुआ, 397 पे कोटा गया। नेक्स्ट मैच में मैंने 397 मारा, लेकिन इनर 10 से मैं 9th हो गई और 8th वाला अंदर हो गया और उसको कोटा मिल गया। ऐसे कई बार हुआ। तो जी। वो डिसअपॉइंटमेंट तब मुझे बहुत हुई थी, दो दो ओलंपिक के लिए मैं बहुत रो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जैसे हुआ कि यार ठीक है, ओलंपिक नहीं खेला तो मैं बेस्ट शूटर नहीं हूँ क्या? मैं अपना फ्लैग वो एक मैच में नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बाकी मैच में तो कर सकती हूँ। जहां कर सकती हूँ करते रहो, जब तक कर सकते करते रहो। वो अगर होगा, नसीब में होगा तो आ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि खेल में 2 to 5% लक फैक्टर होता है, बिल्कुल। जो एकदम लास्ट डे उस टाइम का होता है। वो अगर आपको सपोर्ट कर जाता है तो कर गया, नहीं तो फिर हम मतलब वहीं से फिर से शुरू कर देते हैं स्टार्ट। और दो ओलंपिक का मेरा एक्सपीरियंस था कि जिस दिन मेरे इवेंट का, जिस मतलब सपोज मैं 10 मीटर के लिए प्रे कर रही थी, या 10 मीटर के लिए मैं ट्राई कर रही थी, और 50 मीटर के लिए कर रही हूँ, तो जिस इवेंट के लिए मैंने जिस साल ट्राई किया, उस साल अगर मुझे कोटा नहीं मिला, तो जिस दिन ओलंपिक का वो मैच खत्म होता था, मुझे नेक्स्ट डे से बहुत जोश आता था कि चलो अभी खत्म हो गया, जीरो हो गए सारे। जैसे अभी भी है हाँ कि जी। हाँ मैं हारी, मैं उस दिन बहुत रोई। नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठी तो मुझे पता था कि ओलंपिक का ये टर्म खत्म हो चुका खत्म है। जी। नाउ न्यू स्टार्ट, अभी नेक्स्ट हाँ, ओलंपिक के लिए ये नया स्टार्ट हो गया, और अभी 3 साल है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और नेक्स्ट वाला तो आना भी जल्दी है, 4 साल भी वेट नहीं हाँ करना। अभी 4 साल भी वेट नहीं करना है। एंड इन एनी केस, अभी मैं एक एथलीट से बात कर रहा था, रेहान पोंचा सर से। तो वो भी यही कह रहे थे, कह रही ये एक एडवांटेज है कि 2021 में ओलंपिक्स हुआ है, नॉर्मली 2 साल वेट करना पड़ता है, फिर एशियन गेम्स के लिए भी और हाँ कॉमनवेल्थ के लिए भी, हाँ, सबके लिए वेट करना पड़ता है। कह रही इस बार अगले साल में हो जाएगा, तो ये एक एडवांटेज अगले है। साल ही सारा आ जाएगा, हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। लास्ट 1.5 ईयर्स की अगर बात करें, ट्रेनिंग काफी इम्पैक्ट हुआ है सभी का। अभी बहुत। थोड़े दिन पहले हम राही से बात कर रहे थे, तो वो भी यही बोल रही थी कि हम लोग तो पहले 6 महीने तो पता नहीं था करना क्या है, कि उस वजह से भी थोड़ा सा एक मेंटली कि यार अब व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज उस टाइम पे तो क्लैरिटी नहीं था ना कि होगा भी ये नहीं नहीं होगा। थी, नहीं थी। इस साल भी जी। मेरे ख्याल से जान फेब तक कोई क्लैरिटी नहीं थी कि एक्चुअली होगा या नहीं होगा, हवा में ही था नहीं सब नहीं, कुछ। हम लोग वहां पहुंचने तक हमें सब ये था कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि वहां पे भी जो लोकल लोगों ने अपोज किया था, जी उसको लेके भी थोड़ा टेंशन चल रहा था। तो जी। क्या पता कि वहां पहुंचने से पहले ही वो बोले नहीं भाई, मना ही कर दे कि नहीं, हमारी बिल्कुल पब्लिक नहीं मना कर रही है। तो बिल्कुल वहां बिल्कुल। पहुंचने तक था। तो फिर पिछला 1-1.5 साल कैसा निकला, स्पेशली पहले 6 महीने जो घर में बंद? पहले 6 महीने तो बड़ा मजा किया मैंने। अच्छा। क्योंकि घर में थी तो होल्डिंग ही थी, रेंज पे जाके करना नहीं है, तो हाँ जी। मेरा टाइम बचता था। लाइव ट्रेनिंग नहीं है तो होल्डिंग ही करनी, क्योंकि मैं 50 मीटर इवेंट की हूँ, तो 10 मीटर वाले तो फिर भी घर पे लाइव कर सकते हैं, जी मैं नहीं कर सकती थी। तो मुझे सिर्फ वॉल होल्डिंग था। जी। तो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा बहुत हो गया है। मतलब 2 घंटा 3 इवेंट का भी मेरा बहुत हो गया। तो उतना हो करने के बाद मुझे पूरा टाइम घर पे मिलता था। क्योंकि मेरे 2001 में जब मैंने स्टार्ट किया, हाँ जी। तब से अब तक इतनी छुट्टी मुझे कभी नहीं मिली। तो मुझे वो था कि वो पूरी छुट्टी जैसी थी कि घर से बाहर भी नहीं जाना है, जी। कंपलसरी घर के अंदर ही रहना है। और एक्चुअली क्या हुआ था कि वर्ल्ड कप खेल के आए थे हम लोग। हाँ जी। वर्ल्ड कप कैंसिल हुआ हमारा, फिर सिलेक्शन ट्रायल हुआ, फिर हम वो खेल के आए। और तभी जस्ट मार्च में शुरू हो गया था एकदम अचानक से, बहुत ज्यादा। तो मेरी कोच ने बोला था कि आप मतलब मैं पुणे में रहती हूँ सास ससुर और पति के साथ, और मेरा घर कोल्हापुर में है। जी। तो मेरे कोच ने मुझे बोला कि कोयल दीदी ने कि आप कुछ भी हो घर पे सीधा नहीं जाओगे पुणे में, आप कोल्हापुर जाओगे, क्योंकि कोल्हापुर में घर थोड़ा बड़ा है। तो वहां अच्छा। क्वारंटाइन जैसे मैं अकेली एक रूम में रह सकती हूँ, समझ। यहाँ पे नहीं रह सकती सबके साथ। तो मैंने बोला कि आपके सास ससुर भी थोड़े एजेड है, तो आप सीधा पहले घर जाओगे कोल्हापुर एयरपोर्ट से, 14 दिन क्वारंटाइन रहोगे, अच्छा। टेस्ट करोगे, और फिर बाहर निकलोगे। तो मैंने बोला ओके। तो मम्मा मुझे लेने आए थे। हम सीधा, मैंने फोन करके बोला था ऐसा ऐसा है, और कोविड बहुत ज्यादा तब एकदम नया नया था, बहुत ज्यादा था हाँ। सीरियस। तो मैं सीधा कोल्हापुर चली गई।
और वैसे मेरे पति 3 दिन में आ गए कि तुम 14 दिन घर पे रहने वाले हो, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, तो मैं भी आ जाता हूँ। ये बोल के वो मेरे साथ मुझे लेने के लिए करके आए कि आप, समझ मैं गया। आपके साथ 10-12 दिन रह के हम दोनों साथ में मिल के आएंगे। जी। वो आए 21 तारीख को, और 22 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ, बाप रे। और हम दोनों ही कोल्हापुर में अटक गए। हाँ जी। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मेरी मम्मा भी है और मेरे पति भी है, तो 6 महीने में पूरा, 8 महीने में पूरा वहां पे कैचिंग अप। टोटली पूरा टाइम जस्ट फैमिली बोलते हैं ना, फैमिली समझ वैसे मिला मुझे। तो गया। वो मैंने पहले 6 महीने तो बहुत मजा किया था। that वो भी इम्पोर्टेंट है, आई थिंक सबको, मोस्ट इंडियन एथलीट हाँ को हाँ, टाइम मिला है, नहीं वो लेकिन उसके रिकनेक्ट साथ करें। ऑब्वियस है कि ओलंपिक ओलंपिक को देखते हुए मेरा जो ट्रेनिंग था जी। उसको हमने कहीं छोड़ा नहीं, कि जैसे ही हमें लाइव ट्रेनिंग की मतलब परमिशन मिली थी, मैं इमीडिएटली रेंज पे गई थी। उसके हाँ पहले जी। मैंने बहुत सारी अपना कोल्हापुर में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कहाँ से रेंज रेंज पे क्या कर सकते हैं, मेरा मैनुअल ट्रेनिंग नहीं करनी है मुझे, लाइव के लिए एम्यूनिशन का जुगाड़ करना वहां पे, जी। वो सब मैंने कर लिया था वो सब। तो वो वैसे मेरा अच्छा गया, ट्रेनिंग में इतना मुझे हाँ। इम्पैक्ट नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे टाइम पास करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, तो क्या करते थे उस टाइम पे? पिक्चरें देखी हैं खूब? मैं बुक पढ़ती थी। नहीं नहीं, पिक्चर इतनी नहीं देखती थी, कम देखती थी, क्योंकि मुझे कॉमेडी मूवीज पसंद है और मेरे पति थोड़े सीरियस टाइप है, तो उनको इतना ये मतलब टाइम पास लगता था, ये ऐसे मूवीज मेरा टाइम मेरी पास, वाइफ का उसमें कुछ है एग्जैक्ट नहीं उल्टा है, मेरे को कॉमेडी मूवीज पसंद है, उसको नहीं पसंद बिल्कुल। है। तो वो एक सेम हाँ, मेरे स्ट्रगल। पति का मतलब उनको पूरा ऐसे क्या बोलते हैं, एकदम ऐसे हाई लेवल थिंकिंग, और ऐसे मतलब बहुत सीरियस टाइप मूवीज उनको बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे वो पसंद है, मैं बहुत हल्के फुल्के टाइम पास मूवीज देख सकती हूँ। तो मूवीज तो नहीं देखे, लेकिन हाँ बुक पढ़ते थे, ट्रेनिंग में ज्यादा था, फिर किचन में बहुत मैं मुझे अच्छा लगता है, अच्छा। तो मैं किचन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। अच्छा, तो नए नए रेसिपीज भी ट्राई किए होंगे खूब? बहुत बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। फिर ठीक है। आपने डालगोना कॉफी बनाई? नहीं, वो मैंने सिर्फ सुनी है, मैंने अच्छा मेरी किया। बहन ने बना के दी थी, लेकिन वो नहीं। अच्छा किया। सब वही कर रहे थे। अच्छा किया, वो नहीं किया। नहीं नहीं, मेरे पति को खाने का बहुत शौक है, तो मैं खाने की चीजें बहुत बना रही थी। समझ गया। तो वंस, जैसे आपने बोला लाइव ट्रेनिंग वापस चालू हुआ, तो चैलेंजिंग था थोड़ा रिदम में आना वापस, या जल्दी से हो गया वो भी, सिंस आप थोड़ा नहीं, थोड़ा जल्दी से कर हो रही गया, थी? स्मूथली था, क्योंकि मेरी कोच जो मुझे डेली शेड्यूल देती थी, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा 2 महीना ये कर लो फिर बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं, मेरा डेली मेरा कॉल होता था कि आज क्या किया। तो अच्छा। जितना हम लाइव ट्रेनिंग में जो हमारा फोकस रहता है, जो काम हम करते हैं, जो टेक्निक पे ध्यान देना होता है, या अलग अलग एक्सरसाइज हम करते हैं, वही सब मेरी कोच ने मुझसे करवाया था। अच्छा। तो लाइव ट्रेनिंग का मतलब 2-4 दिन में मैं एकदम नॉर्मल स्मूथ हो गई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नॉट इवन मेरे स्कोर्स को भी मैंने 2-3 दिन में ही स्कोर करके देखा था कि कितना फर्क पड़ा है, क्योंकि मुझे खुद को भी था कि सिर्फ वॉल होल्डिंग में अलग होता है, और जब हम रेंज में। मतलब टारगेट पे जाते हैं, तो अलाइनमेंट, हाइट, सेटिंग्स, बहुत सारी चीजें, उन चीजों में फर्क आ सकता है। जी। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कोच ने वो बहुत अच्छे से मेरा ट्रेनिंग दिया था। दैट्स गुड। तो शूटिंग के अलावा कोई और स्पोर्ट पसंद है देखना, या उसके बारे में? टाइम ही नहीं मिलता है, सच बोलूं तो। अच्छा। मतलब जो भी टाइम मिलता है ना, उसमें एक तो फैमिली को टाइम देना होता है, और उसके बाद जो भी टाइम मिल रहा है उसके ऊपर उसमें सोचना चल रहा होता है कि अच्छा आज की ट्रेनिंग ना मेरी ऐसी हुई थी, आज ना मेरा ये हुआ था, जैसे अभी मैं मैच से आके अभी 4 तारीख को मैं आई हूँ, लेकिन मैच खत्म होके मेरा आज 27 तारीख है, तो 27 दिन कंप्लीट हुए, 31st को मेरा मैच था। जी। लेकिन अभी भी मैं जब भी लेटती हूँ, या मेरे पति भी होते कहाँ खोई, कहाँ हो, क्या खो, मतलब कहाँ खोई हो करके, तो कहीं ना कहीं स्टेयर करते हुए दिमाग में चलता रहता है कि अच्छा वो शॉट में शायद ऐसा हुआ था, अच्छा वो सीरीज में मैंने शायद ये किया था, तो अभी मुझे उसको ठीक करना है, अच्छा उसको ठीक करना है तो क्या कर सकते हैं, अच्छा मुझे प्रेशर आया था तो प्रेशर को कैसे हैंडल करूँ, उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो वो थॉट प्रोसेस इतना रहता है कि इतना टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर कोई सामने कुछ हो रहा है तो वो पल एंजॉय करना मुझे पता है, कि अभी यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे ये एंजॉय करना है कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, कितने अच्छे से हम एंजॉय कर रहे हैं, तो हाँ इतना मैं कर सकती हूँ। लेकिन जैसे अभी अकेली बैठूंगी तो कुछ देखने का या कोई और गेम एंजॉय करने का इतना दिमाग में नहीं आता है, वो अपना चलता रहता है फिर नहीं, कहीं बट ना जैसे आप कुछ। बास्केटबॉल खेलते थे तो अभी बास्केटबॉल फॉलो नहीं करते?
छूट गया वो? नहीं, वो तो कॉलेज के साथ ही छूट गया, जैसे शूटिंग स्टार्ट किया ना सब छूट गया। अच्छा, नहीं, कोई नहीं, दैट्स आल्सो है। बट ये मेरे ख्याल से काफी कोचेस मना करते हैं ये चीज को कि पूरा टाइम उसके बारे में मत सोचो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी करो खुद को। हाँ हाँ, मेरी कोच भी करती है, मेरी कोच भी करती है, बट आप लेकिन वो मानते होता नहीं है ना। अब जैसे सीनियर हो जाते हैं ना, तो थोड़ा अपने भी सिंग आ जाते हैं ना, तो उसमें वो हो जाता है। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी जो अभी करंट शूटिंग टीम है उसमें से आप वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स हो, जो जो यंगर जनरेशन है, स्पेशली जो 19 20 21 साल वाले हैं, जो पूरा नया जो बैच आया है अभी, सुपर टैलेंटेड ऑल ऑफ देम, उनके साथ बहुत। उनके साथ कैसा रहता है ऑन ऑन टूर और या टूर्नामेंट्स वगैरह में? उनके साथ सच्ची में बहुत मजा आता है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम टाइम मैं यंग शूटर्स के साथ रहूं, क्योंकि सीनियर्स के साथ रह के ना, जैसे मैंने अभी बोला कि अपने सिंग आ जाते हैं, तो अपना अपना वो सब चलता रहता है, बातें डिस्कशन वही रहता है, और मैं बोर हो जाती हूँ। मुझे होता है कि जब मैं अभी जैसे ट्रेनिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा सोचती हूँ। जब समझ गया, ट्रेनिंग शुरू होती है तब मुझे लगता है कि वहां से आने के बाद भाई शूटिंग छोड़ के बात करो मुझसे अभी। समझ गया। तो वो नहीं होता है टीम जब अपने एज के साथ, अपने एज वालों के साथ। यंगस्टर के साथ होता है कि वो जैसे ही वहां छोड़ देते हैं ना, वो छोड़ने के पहले ही उनका दिमाग कहीं और चला जाता है। और आज की जनरेशन ना बहुत ज्यादा जीती है, हाँ मतलब जी। हर चीज में उनको जीना होता है, लाइव ये करते हैं। तो वो मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं मैक्सिमम टाइम उनके साथ रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनसे कई चीजें मैं सीखती हूँ। मतलब कई बार होता है कि हम नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, कई बार वो मुझसे कुछ पूछने जाते हैं, और मैं जब जवाब देती हूँ तो मुझे लगता है यार, ये मैंने इनको बताया, खुद के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए था, कितनी अच्छी बात है ये करके। हाँ जी। तो वो उनके साथ जैसे रिफ्रेश हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। वो एनर्जेटिक। तो अभी करंट इंडियन टीम में एक एक नाम सिर्फ जिसके साथ टाइम स्पेंड करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, आई नो एक डिफिकल्ट स्पॉट में डाल रहा हूँ आपको, बट एक नाम। एकदम नहीं, ऐश्वर्या तोमर। ओके। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। ओके। वो बंदा ऐसा है कि आप उनके साथ रहो, और घड़ी लगा के 10 मिनट कोई भी बंदा वहां उनके साथ शांति, मतलब फेस पे बिना स्माइल लाके बैठ के दिखाए मुझे, ओके। हो ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, वो बहुत चुपचाप शांत रहने वाला बच्चा है। लेकिन कुछ एक सेंटेंस ही ऐसा बोल देगा, या आधा सेंटेंस ही ऐसा बोल देगा ना, कि मतलब पूरी हंसी छूट जाती है। उनके साथ रह के कोई भी सीरियस हो रह ही नहीं सकता, इतना अच्छा है वो। बहुत मैं मस्त। ट्राई करता हूँ सून उनके साथ भी एक सेशन करने का। जरूर जरूर, पक्का। आप करके देखना, और पहले बताना नहीं मैंने ये बोला है। पक्का जस्ट बात पक्का। करते रहे ना, फिर देखना आप। इंटरव्यू में बिल्कुल। पता नहीं कैसे रिएक्ट करते हो, लेकिन जैसे हम गप्पे कोई मारने बैठ जाओ तो हो ही नहीं सकता। निकलवा बहुत लेंगे मस्त बात करते हम वो साइड भी हाँ। निकलवा लेंगे उनका, कोई कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं। तो आपको पता चल जाएगा। जी। तो अभी वैसे सारे ही वैसे अच्छे हैं, बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छे हैं, मतलब डाउन टू अर्थ भी है सारे, और बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो अभी अगर इंडियन शूटिंग की बात करें हम लोग ओवरऑल, तो आपके हिसाब से किस तरह की ट्रैजेक्टरी पे हैं हम अभी एज एज अ टीम ओवरऑल, एंड एज जो नए बच्चे भी आ रहे हैं, क्योंकि अब फैसिलिटीज भी हैं थोड़ी बहुत बेटर। हाँ जब आपने स्टार्ट किया था तब तो जीरो ही था ऑलमोस्ट। हाँ। अ, मैं कहना चाहूंगी कि शूटिंग फैटर्निटी बहुत अच्छे स्टेज पे आई है, बहुत अच्छे अच्छे स्पीड में, और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि हमारा लास्ट लास्ट 2 नेशनल्स जो हुए, वो हमारे 10,000 एंट्रीज थे, ऑलमोस्ट 10,000। एक बार तो 10,000 क्रॉस किया था। इट मीन्स हमारा एक छोटा सा विलेज हो जाता है, मतलब वो जहाँ पे भी मैच है वो पूरा एरिया हमारा शूटर से भर जाता है। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतना ग्रो कर रहा है, क्योंकि नेशनल में अगर 10,000 है तो इट मीन्स ग्रास रूट लेवल तक वो कितने गुना ज्यादा बढ़ जाता है वो। तो वो हमारी फैटर्निटी बहुत अच्छे से बढ़ रही है। और स्कोर वाइज तो हम दिखा ही रहे हैं, जी पूरी दुनिया बिल्कुल ही देख रही है कि भाई बिल्कुल। स्कोर वाइज भी शूटर्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। मतलब मैं मेडल के ऊपर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेडल अलग बात होती है, लेकिन स्पोर्ट्स एक अपना लेवल जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इंडियंस ने, बिल्कुल और वो अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक ब्राइट फ्यूचर है, बहुत अच्छा है। हाँ, ये 2 ओलंपिक सब बोल रहे हैं कि 2 ओलंपिक में आपने कुछ किया नहीं, किया नहीं। हाँ, क्योंकि हमें शायद मतलब बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं
क्योंकि मैं खुद बोल सकती हूँ कि मैं इतने इतने मेरे एक्सपीरियंस के बाद अगर मैं हैंडल नहीं कर पाई तो उनके लिए भी तो वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल लेकिन ये दो ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए आई थिंक एनआरए और साई और टॉप्स भी बहुत अच्छे से काम करेगी कि ये मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए इस चीज पे। तो होपफुली कि हम नेक्स्ट ओलंपिक में बहुत अच्छे से कम बैक करेंगे। आई रियली होप ना, मैं तो चाहता हूँ कि इंडियन शूटिंग वापस, क्योंकि आई थिंक 2000 नहीं, पक्का 2010 का आएगा, जरूर आएगा। एक क्योंकि प्रॉपर वो। इस बार जो सारे बच्चे हर्ट होके गए ना, वो उतने ही जोश से वापस भी आएंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, होगा। आई होप, आई रियली होप सो। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? आप आपको हम नेक्स्ट कहाँ देख रहे हैं एक्शन में? एक्शन में आज 27 तारीख है, शायद 5 या 10 तारीख से रेंज पे देखना शुरू करोगे, फिर वहां से जो मेरी जर्नी चालू होगी वापस, फिर जो जो मैच आएगा वो सब शुरू हो जाएगा नए से। बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 31 को मैच खत्म हुआ तो 1 तारीख को सारे जीरो हो गए, अभी नया हाँ जी। न्यू स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं, that's a really good attitude to have, and I think जो भी नए एथलीट्स हैं किसी भी डिसिप्लिन में, नॉट जस्ट शूटिंग, आई थिंक ये एक चीज है जो सब सीख सकते हैं कि जो हो गया ठीक है, उससे सीखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, नॉट जस्ट आगे बढ़ो। उसको बारे में सोचते रहोगे हाँ, तो आगे का भी खराब होना ही है, वो और गारंटी क्या। है। और मुझे हमेशा लगता है ओलंपिक हर साल में आती है, हर 4 साल में एक बार आता ही है। तो अगर होता भी है और नहीं भी होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जी, मतलब अगर बाय चांस आपसे कभी नहीं हुआ बहुत सारे ट्राई के बाद भी, अब कितने सारे शूटर्स है कि 5 5 6 6 बार किया तब जाके एक मिला, या जी, 5 बार 6 बार किया फिर भी एक भी नहीं मिला। तो जी, इसका मतलब क्या वो कुछ भी नहीं है? बिल्कुल। मतलब मैं बहुत एक शूटर को बहुत ज्यादा, जब से मैंने स्टार्ट किया या जब मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल खेला अच्छा वाला, तब से मैं जो देख रही हूँ, अब वो रिटायर हो चुके हैं, सोनिया फाइलशिफ्टर नाम है उनका, जर्मन आर्मी से शूटर थी वो। ओके। वो इतनी बेस्ट शूटर थी, उन्होंने खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 बार बनाया और 3 बार तोड़ा। ओके। इतनी अच्छी शूटर, लेकिन उनके पास एक भी ओलंपिक मेडल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अच्छी शूटर नहीं है? बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज मिले, लेकिन हाँ, एक नहीं मिली तो 10 तो पक्का ही लो, उसको मत छोड़ो, ताकि लोग याद रखे कि अच्छा एक है नहीं कोई। मिला था तो क्या हुआ, ये 10 तो है इनके पास। बिल्कुल बस बिल्कुल ये सर। एटीट्यूड से भी काम हो जाता है, फिर शायद वो 10 में वो अपने आप ही आ जाएगा। नहीं बिल्कुल, दैट इज, आई थिंक ये अगेन जैसे मैंने बोला, कोई भी यंग एथलीट, यंग शूटर कोई भी देख रहा है, उसके लिए ये बहुत अच्छा एडवाइस है, एंड फ्रॉम समबडी हु हैज बीन एज सक्सेसफुल एज यू हैव बीन। इंडियन शूटिंग के लिए तो हमने बात की कि होपफुल हैं हम ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर। ओवरऑल इंडियन स्पोर्ट, जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक्स के बाद भी जिस तरह के रिएक्शंस आए, और थोड़ा सा बेटर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस कह लो, या इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रेशन कह लो, क्योंकि पहले कई ऐसे लोग हुए हैं जो अनफॉर्चुनेटली मेडल लाने के, ओलंपिक्स में मेडल लाने के बाद भी भुला दिए गए 2 महीने के अंदर अंदर। जैसे हाँ, 2012 में विजय कुमार जी थे, शूटिंग में सिल्वर यस, मैं मेडल अभी आया। खुद बोलने वाली थी कि हाँ, ये हमारे पास एक्सपीरियंस है कि हमारा विजय कुमार, लोग उनको ऑलमोस्ट भूल चुके हैं, कई बार काउंटिंग की जाती है और हाँ, विजय का सिल्वर काउंट ही नहीं किया करते वही हैं, ना। विजय को कोई याद ही नहीं रखता है। एंड गिनती के सिल्वर है हमारे पास, उसमें भी हम हाँ, उनको उसमें पता भी नहीं, भूल जाते हैं। हाँ, एंड विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई होप, आई आपको लग रहा है कि वो चीज थोड़ा सा इम्प्रूव हो रही है नाउ, धीरे धीरे? हाँ, पक्का हो रही है। क्योंकि लोग अभी इतना अवेयर हो चुके हैं, जब विजय ने लिया तब इतना लोग अवेयर ही नहीं थे। जैसे अभी पैरालंपिक्स, हाँ जी। पैरालंपिक्स के लिए ये पैरालंपिक में लोग कितना अवेयर हो चुके हैं, या हाँ सोशल जी। मीडिया पे कितना उसके बारे में आ रहा है। अब जब हम न्यूज पढ़ रहे हैं, हम खुद एथलीट है, फिर भी जब हम न्यूज पढ़ रहे हैं तब हमें पता चलता है, अच्छा ये पैरालंपिक वाला प्लेयर के पास ये ऑलरेडी पैरालंपिक के हाँ मेडल्स है, जी। गोल्ड सिल्वर सब। जी। तो ये हमें अब पता चल रहा है। मतलब हम भी इतना अवेयर नहीं थे स्पोर्ट्स पर्सन होने के बावजूद, क्योंकि हम अपने अपने में इतना बिजी रहते हैं कि दुनिया की तरफ इतना देखते ही नहीं है। जी। मतलब पैंडेमिक में मैं ये एक बात बोलूंगी कि ये एक अच्छी बात हुई है कि पैंडेमिक में लोग शायद इतने बोर हो गए कि उनकी आंखें बहुत ज्यादा खुल गई कि सब जगह पे उनको अभी देखना है कि कहाँ क्या हो रहा है। टाइम था तो शायद सबके पास। क्रिकेट छोड़ के भी टाइम था। हाँ, तो टाइम था और सोशल मीडिया के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल। तो शायद मतलब लोग अभी क्रिकेट छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स में भी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ओके फाइन, प्लेयर्स को इससे मोटिवेशन ही मिलना चाहिए। जो अच्छे प्लेयर है, रियल प्लेयर्स है, वो इसमें से अपने को तराश के ही आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल, एंड जैसे अभी आई थिंक आज से 2 या 3 साल पहले सुनील छेत्री सर ने बोला था कि एक वो जो उन्होंने वीडियो डाला था
कि आप आ जाओ, हमको देखने आ जाओ, चाहे गाली देके चले जाना, बट आ जाओ। जी। आना भी एक स्टेप इन द राइट शायद डायरेक्शन उनकी भी। बात मान ली, जनता ने उनकी बात मान ली। मैं वही कह रहा हूँ ना, उनका, लोगों का आना, लोगों का इस चीज में अवेयर होना भी एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ही मान सकते हैं एक तरह से। तो एक तरह से नहीं, मैं तो बोलूंगी 100% यही अच्छा है कि वो बोल रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने देखा। हाँ जी। अब आपके गेम के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, ये उनकी गलती नहीं है, उन्होंने अभी देखा इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं। और जैसे और देखते जाएंगे, उनको बोलो उल्टा कि दो गाली, तो गाली देने के लिए तो वो देखते रहेंगे तो उनको उसका वो गेम का एक एक थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता जाएगा, फिर वो मतलब बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। अम, ये एक काफी होपफुल नोट है मैम। आई थिंक मैं आपका काफी ज्यादा जी। समय ले चुका हूँ ऑलरेडी। ये काफी होपफुल नोट है कॉन्वर्सेशन एंड करने के लिए, एंड आई एम श्योर जो भी नया, जो भी यंग एथलीट हो, जो भी इस चीज को देख रहे हो, आई एम श्योर उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपकी जर्नी से, आपकी स्टोरी से, आपका, आपके जो आपने बताया इन टर्म्स ऑफ कैसे ओवरकम करना है किसी भी लो को, जी। किसी भी डिसअपॉइंटमेंट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला हमको मुझसे बात करने के लिए। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच कि मेरे व्यूज या मेरा थिंकिंग आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो एक्चुअली, और आपने मुझे ग्रेट एथलीट बोला, यही मेरे लिए बहुत ऑनर है। मैम, ये यस। सिर्फ थैंक यू सो बोलने की मच। बात नहीं है, सिर्फ बोलने की बात नहीं है। कोई भी बच्चा एक बेसिक विकिपीडिया सर्च कर भी ले तो भी ही और शी विल बी ऑफ द सेम ओपिनियन। ये मेरे बोल नहीं है, ये सबके होंगे जो भी इस चीज को देखेगा, इस चीज के बारे में पढ़ेगा। वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट यस। फॉर जो भी थैंक यू। टूर्नामेंट्स आ रहे हैं आगे। एंड आई एम श्योर ओलंपिक्स तक भी जितने भी टूर्नामेंट आएंगे हम काफी बार नाम सुनेंगे, एंड आई होप जी। ये कॉन्वर्सेशन हम फिर से कर पाए समटाइम। जी। जरूर।